What kind of a ट्रेडिशनल स्पोर्ट इज़ वल्लम कल्ली? वल्लम कल्ली किस काइंड का ट्रेडिशनल स्पोर्ट है? ये किस स्टेट में किया जाता है? देन केरला में किया जाता है ये वल्लम कल्ली ट्रेडिशनल स्पोर्ट. इट इज़ अ बोट रेस. आप पिक्चर में देख सकते हैं इस तरीके से बोट रेस होता है वल्लम कल्ली फेस्टिवल में, सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ केरला. तो करेक्ट आंसर इज बोट रेसिंग. इसी के साथ साथ केरला में मल्टीपल बोट रेसेस होता है. 2024 में भी हुआ, जिसमें इंक्लूड करते हैं फेमस अरनमुला उर्थी तथी बोट रेस एंड नेहरू ट्रॉफी बोट रेस. नेहरू ट्रॉफी बोट रेस बहुत ही फेमस है. ये हर साल अगस्त के महीने में होता है, ऑन सैटरडे ऑफ अगस्त. एंड किस लेक में होता है? देन पुन्नमरा लेक नियर अल्हापुजू. ये किस स्टेट में लोकेटेड है? केरला में होता है ये बोट रेस. इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिए. इसी के साथ साथ हम कुछ और इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स देख लेते हैं, जैसे कि तमिलनाडु का एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है जलीकट्टू. जलीकट्टू किस तरीके का फेस्टिवल है? इट इज़ अ बुल टेमिंग फेस्टिवल, जिसमें सांड के सींग में पकड़ के आपको उसको हराना होता है. दिस इज जलीकट्टू. बुल टेमिंग फेस्टिवल है तमिलनाडु का. थाईपुसम फेस्टिवल किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? देन दिस इज ऑल्सो फेमस स्पोर्ट और यू कैन से फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु. पुईकल्ली ये टाइगर डांस है. ये किस स्टेट में किया जाता है? इट इज़ डन इन केरला. केरला का फेमस टाइगर डांस का क्या नेम है? देन पुलिकल्ली. एंड किस डे को किया जाता है? ये 4th डे ऑफ ओनम में किया जाता है. ओनम टोटल 10 डेज का फेस्टिवल होता है ऑफ केरला, वेरी फेमस फेस्टिवल, जिसमें से 4th डे में ये पुलिकल्ली टाइगर डांस किया जाता है. एंड थाईपुसम किस स्टेट का फेस्टिवल है? देन तमिलनाडु. ये सभी पॉइंट्स आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट है. India and Pakistan had signed the dash under the two countries agreed to sort out differences and disputes bilaterally. Bilaterally जो डिफरेंसेस होंगे एंड डिस्प्यूट्स होंगे, जो झगड़े होंगे, या तो फिर कोई अगर बात आपका कंसेंट में नहीं रहा, डिफरेंसेस रहा, देन ये दो कंट्रीज़ इंडिया एंड पाकिस्तान बायलैटरली सॉल्व कर लेंगे नेगोशिएशन के साथ, बातचीत करके पीसफुली. ये कौन से पैक्ट में साइन किया गया था इन सब टर्म्स एंड कंडीशंस को? देन शिमला पैक्ट में ये साइन हुआ था. बट क्या ये हो रहा है? देन प्रेजेंट डे में ऐसा नहीं हो रहा. पाकिस्तान रिपीटेडली अटैक्स करते हैं. इस शिमला पैक्ट के बाद भी बहुत बार अटैक्स किया एंड इन्होंने इस शिमला पैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस को नहीं माना. इसी के साथ साथ हम शिमला पैक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं. कब साइन हुआ था? देन 1972 में हुआ था. ये क्या एस्टेब्लिश किया शिमला पैक्ट? देन इस शिमला पैक्ट के अकॉर्डिंग या तो फिर शिमला एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग लाइन ऑफ कंट्रोल एस्टेब्लिश हुआ, जो जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड, जम्मू एंड कश्मीर के कश्मीर में स्पेसिफिकली इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर बनाता है ये लाइन ऑफ कंट्रोल. इसी के साथ साथ ये जो शिमला एग्रीमेंट है कहाँ पे साइन हुआ था? देन बर्नेस कोर्ट, जो राजभवन है शिमला हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पे ये साइन हुआ था. अकॉर्डिंग टू दिस देखिए पीसफुल मीन्स से एंड बायलैटरल नेगोशिएशन से हम डिफरेंसेस सेटल करेंगे एंड चार्टर ऑफ द यूएन शैल गवर्न रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. ये पॉइंट्स आप लोग याद रखिए. मुया अवंद्रो इज अ ट्रेडिशनल फूड ऑफ द इंडियन स्टेट. किस इंडियन स्टेट का मुया अवंद्रो एक ट्रेडिशनल फूड है? देन इट इज़ अ फेमस फूड ऑफ त्रिपुरा. तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है त्रिपुरा. देखिए फूड से एंड स्टेट्स से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं. हम एक कुछ इंपॉर्टेंट फूड्स देख लेते हैं डिफरेंट स्टेट्स का. फॉर एग्जांपल कफूली किस स्टेट का फूड है? ट्रेडिशनल फूड. देन उत्तराखंड. धाम इज़ अ ट्रेडिशनल फूड ऑफ हिमाचल प्रदेश. देन अब हम लिट्टी चोखा, ये किस स्टेट का है? बिहार का है. उसके बाद फेनी, ये इंपॉर्टेंट है, किसका है? गोवा का. दाल बाटी चूरमा किस स्टेट का ट्रेडिशनल फूड है? देन राजस्थान. मेघालय का इंपॉर्टेंट ट्रेडिशनल फूड जादव. इसी के साथ साथ कुछ और इट इंक्लूड्स दाल बाफला, ये किस स्टेट का है? देन मध्य प्रदेश का. मुई बोरोक, ये किस स्टेट का है? त्रिपुरा का. देखिए मुया अवंद्रो, मुई बोरोक, चौखी, ये किस स्टेट का है? त्रिपुरा का. आसाम का एक इम्पॉर्टेंट है खार. ये सब्जियों को या तो फिर किसी भी सब्जी एंड ऑर्गेनिक चीज़ों को जला के उस तरीके से एशेस से बनाया जाता है. महाराष्ट्र का पाव भाजी बहुत ही फेमस है. देन हरियाणा का बाजरा खिचड़ी, केरला का सदिया, मणिपुर का मोरोक मेटपा, चाखाओ खीर, नागा थोंगबा, ये सब इम्पॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिए. If two forces act on an object from opposite direction, then the magnitude of the net force acting on it is dash of the magnitude of the two forces. देखिए अगर opposite direction, एक ईस्ट से एंड एक वेस्ट से किसी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहा है, देन जिसका फोर्स ज़्यादा होगा उस साइड में ऑब्जेक्ट उसके साइड में ही मूव करेगा. फॉर एग्जांपल ईस्ट वाले ने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया एंड वेस्ट वाले ने 7 न्यूटन का. देन ये ऑब्जेक्ट किस तरफ मूव करेगा? वेस्ट की तरफ मूव करेगा, क्योंकि ईस्ट का फोर्स ज़्यादा है. एंड इसी फोर्स का जो ऑपोजिट डायरेक्शंस में मूव करता है, देन हम कैसे डिफरेंस को फाइंड करेंगे? देन इट विल बी द डिफरेंस, क्योंकि
10 न्यूटन से हम 7 न्यूटन को माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शंस में हो रहा है, देन इट इज़ डिफरेंस। अगर ये सेम डायरेक्शन में होता देन इट वुड बी द सम। इसी के साथ साथ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। नेट फोर्स हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है या तो फिर इक्वल टू 0, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ये एक पॉइंट आप लोग याद रखिए, फोर्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। एंड बैलेंस में कब रहता है फोर्स? जब वो 0 होता है। दैट इज़ फॉर एग्जांपल ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इस तरफ से भी 10 का, इस तरफ से भी 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो ऑब्जेक्ट अपने जगह पे रहेगा, किसी भी तरफ मूव नहीं होगा। दैट इज़ फोर्सेस आर बैलेंस, दैट इज़ इट इज़ 0। फोर्स को हम जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है जिससे हम नापते हैं वो क्या होता है? द न्यूटन। फोर्स का जो फॉर्मूला है वो क्या है? मास इंटू एक्सेलरेशन, F इक्वल टू ma। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग याद रखिए। अगर एक साइड से पुश किया जाए देन सम होता है, एंड जो फोर्स टोटल फोर्स होता है वो लार्जर देन द इंडिविजुअल फोर्सेस होता है। एंड जब ऑपोजिट हो तब भी इंडिविजुअल फोर्सेस से ज़्यादा होगा, माइनस होने से भी इंडिविजुअल एक फोर्स अगर पकड़ लीजिए 10 है, अदर इज 10, देन बोथ को मिला के 20 होगा, दैट इज लार्जर। What is the maximum amount of investment permissible as per senior citizen under Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana PMVVY? That is प्रधान मंत्री वया वंदना योजना के अकॉर्डिंग सीनियर सिटीजन जो है फिक्स्ड डिपॉजिट कर सकते हैं मैक्सिमम 15 लाख का, जिसमें उनको हर साल 8% एश्योर्ड इंटरेस्ट मिलेगा। एंड यही है प्रधानमंत्री वया वंदना योजना। इसमें सीनियर सिटीजन्स का परमिसिबल इंटरेस्ट मैक्सिमम अमाउंट कितना इन्वेस्टमेंट कर सकता है, देन 15 लाख, इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 8% का। ये दोनों ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसी के साथ साथ मिनिमम एंट्री एज कितना होना पड़ेगा, देन 60 ईयर्स। पॉलिसी कितने ईयर का होता है? ये पॉलिसी टर्म फिक्स्ड डिपॉजिट जो है 10 ईयर्स का होता है। सेक्शन 80C के अंडर आता है ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, तो याद रखने का आप लोग को ज़रूरत नहीं है। ईयर्स याद रखिए, पॉलिसी टर्म 10 ईयर्स। एंड इसी के साथ साथ TDS आप सब बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होगा। ये देखिए TDS जो होता है वो होता है कि अगर आप किसी एम्प्लॉय के अंडर है या तो फिर किसी के भी अंडर काम कर रहे हैं या तो फिर पैसा आपको मिलना हुआ, तो आपका जो टैक्स है वो आपको देने से पहले डिडक्ट करके टैक्स को अपने पास ही रख के फिर आपको अगर दे, उसके बाद ये पैसा गवर्नमेंट को वो लोग दे देंगे, तो वो हो जाता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अगर आप लोगों ने जो फिक्स डिपॉजिट किया है या तो फिर प्रधानमंत्री वया वंदना योजना का अंडर जितना फिक्स डिपॉजिट किया है उसमें अगर टोटल इंटरेस्ट एक साल में 50,000 से ज़्यादा, बिकॉज 8% का इंटरेस्ट मिलेगा, 50,000 से ज़्यादा अगर इंटरेस्ट किसी को मिल रहा है तभी टैक्स डिडक्ट किया जा सकता है सोर्स में। अगर 50,000 से इंटरेस्ट कम मिलेगा हर साल के इनकम का अकॉर्डिंग, मतलब इनकम, देन उसमें आप TDS नहीं काट सकते। ये भी एक प्रोविजन है, इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री वया वंदना योजना के अकॉर्डिंग हस्बैंड एंड वाइफ बोथ एक साथ भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, एज वेल एज इंडिविजुअली भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। रानी रुद्रम्मा देवी वॉज अ फेमस रूलर ऑफ द डैश डायनेस्टी। रानी रुद्रम्मा देवी किस डायनेस्टी की फेमस रूलर थी? देन शी वॉज अ वेरी फेमस रूलर ऑफ द काकतीय डायनेस्टी। इनका एक मूवी जो आया था बिफोर 4 years मोस्ट प्रोबेबली, उसमें ये बहुत ही फेमस हो गई थी। रुद्रम्मा महाराज इनको अपना रोल प्ले करना पड़ा फॉर हाफ ऑफ हर लाइफ एज अ मेल, बिकॉज फीमेल्स को डायनेस्टीज़ का रूलर नहीं दिया जाता था, उनको लीड करने नहीं दिया जाता था, थिंकिंग ऑफ द इनकैपेबिलिटी। बट उन्होंने प्रूव कर दिया कि फीमेल्स आर ऑल्सो नॉट लेस देन मेल्स। एंड इसी मूवी से इंस्पायर, बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग मूवी था। इसके बाद इनके क्वेश्चंस बहुत बने थे। देन ये किस स्टेट से बिलोंग करती है या तो फिर किस डायनेस्टी से? देन काकतीय डायनेस्टी के। इसी के साथ साथ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो क्वेश्चंस पूछे गए थे एज वेल एज पूछे जाने के चांसेस है वो देख लेते हैं। किंग रुद्रमा देवी के ड्यूरिंग टेन्योर के ड्यूरिंग ऑफ द काकतीय डायनेस्टी किस फेमस फॉरेन ट्रेवलर ने विजिट किया था? मार्को पोलो ने। इन्होंने कहाँ पे रूल किया था? वारंगल, मॉडर्न डे आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। देन इंस्क्रिप्शन जो है उसमें लिखा हुआ है इनका नेम है रुद्रदेवा महाराज। मैंने अभी बोला इनको हाफ ऑफ हर लाइफ टाइम के लिए एज मेल रोल परफॉर्म करना पड़ा क्योंकि एक्सेप्ट नहीं करते ये फीमेल है एंड रूलर है। देन इनका डेथ कब हुआ? बैटल ऑफ चंद्रपुतला में हुआ। चंद्रपतला किसके साथ इनका बैटल हुआ था? देन काइष्ठा अंबा देवा। ये सभी पॉइंट्स याद रखिए, इसके बाहर कुछ भी क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है। मार्को पोलो फेमस विजिटर, वारंगल में रूल किया था इन्होंने। एंड बैटल ऑफ चंद्रपतला किसके साथ एसोसिएटेड है? रुद्रम्मा देवी। किस डायनेस्टी की है? काकतीय डायनेस्टी। In which year did India give shelter to Dalai Lama, the Tibetan spiritual leader? दलाई लामा को इंडिया ने कब शेल्टर दिया था? देन इंडिया ने शेल्टर दिया था इन द ईयर 1959। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है 1959। ऑन 31st of March 1959
इन्होंने परमानेंट अपना होम बना लिया था, या तो फिर परमानेंट एग्जाइल, दैट इज़ परमानेंट इनका रहने का ठिकाना धर्मशाला में बना लिया था दलाई लामा ने। दलाई लामा जो 14 दलाई लामा है, इनका नेम क्या है, तेंजिन ग्यात्सो। इन्होंने क्यों इंडिया आ गए, क्योंकि जब टिबेटन अपराइजिंग हुआ था 1959 में, तो वो बॉर्डर पार होके आ गए बिकॉज ऑफ द एग्रेशन ऑफ द चाइना, स्पेशल एक्टिविटीज़। एंड 30 मार्च 1959 को ये पार होके तेजपुर असम आए, एंड 31 मार्च 1959 को ये धर्मशाला में इन्होंने अपना परमानेंट एग्जाइल बना लिया। पूछा जाता है कहाँ पे रहते हैं, धर्मशाला। एंड नेम क्या है, तेंजिन ग्यात्सो। Which of the following is a low grade brown coal that is soft with high moisture content? High moisture content के साथ जो low grade brown coal है, following options में से correct answer है lignite is the low grade brown coal। तो इस क्वेश्चन का correct answer है lignite। इसी के साथ साथ हम कोल के divisions को देख लेते हैं। कोल के divisions हम कैसे classify करते हैं, on the basis of carbon amount and heat energy हम इनका ranking करते हैं कोल का। सबसे बेस्ट रैंक या हाईएस्ट रैंक का कोल कौन सा है, एंथ्रासाइट, देन कम्स बिटुमिनस, देन लिग्नाइट, एंड बिटुमिनस के अंडर सब बिटुमिनस भी आता है। देन 4 मेन डिविजन है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एंड पीट। पीट जो है फर्स्ट स्टेज है कोल फॉर्मेशन का, एंड इसमें 50 to 60% कार्बन रहता है। लिग्नाइट में 60% कार्बन रहता है, लो ग्रेड कोल है एंड ब्राउन कलर का है। देन बिटुमिनस कोल उससे थोड़ा ज़्यादा अच्छा, इसमें 70 to 90% कार्बन रहता है, एंड बिटुमिनस का सब डिविजन सब बिटुमिनस, इसमें 70% कार्बन रहता है। एंथ्रासाइट जो है ये हाईएस्ट रैंक है कोल का 90% कार्बन के साथ। ये सभी पॉइंट्स आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज पूछा जाता है। What do you call one of the most famous constellations that we can see during summer time in early part of the night? Summer time में जो हमें following options में से constellation दिखता है वो है उर्सा मेजर, one of the most famous constellation। तो इसका correct answer है उर्सा मेजर। एंड हम important constellations को एक बार देख लेते हैं, एंड क्योंकि questions आता है इन सब से, बहुत सारे questions आए हैं लास्ट ईयर के CHSL, CGL, MTS में ही। तो हम एक बार देख लेते हैं ओरियन। ओरियन क्या है, एक prominent constellation है जो विंटर के टाइम पे विजिबल होता है स्काई में। ओरियन का शेप जो है इस तरीके का होता है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिए। देन कम्स द उर्सा मेजर। उर्सा मेजर को हम ग्रेट बियर, सप्तऋषि के नाम से भी जानते हैं। द ग्रेट बियर या तो फिर सप्तऋषि किसको कहा जाता है, देन उर्सा मेजर को, एंड इसके शेप को ग्रेट डिपर भी कहा जाता है। देन कम्स द उर्सा माइनर, ये था उर्सा मेजर। उर्सा माइनर को लिटिल बियर कहा जाता है, उर्सा मेजर को ग्रेट बियर, एंड इसके शेप को लिटिल डाइपर भी कहा जाता है, जैसे कि उर्सा मेजर को ग्रेट डाइपर। देन कम्स द कैसियोपिया। कैसियोपिया का शेप कैसा होता है, ये 5 स्टार्स से बने होते हैं, डब्ल्यू शेप का होता है। इंपॉर्टेंट है, कौन सा कॉन्स्टेलेशन डब्ल्यू शेप का है, देन कैसियोपिया इंपॉर्टेंट है। इट इज़ मेड ऑफ 5 ब्राइट स्टार्स, वुमेन सिटिंग ऑन अ चेयर। ये जोडियक साइन को रिप्रेजेंट करता है। तो आप इन सभी पॉइंट्स को याद रखिए। लास्ट ईयर बहुत सारे क्वेश्चंस इन सब से बने थे, एंड आने वाले सालों में भी क्वेश्चंस बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। 2024 में बहुत सारे बने, 25 में भी बनेंगे। In terms of coal reserves, India's rank in the world as of April 2024 was, April 2024 के अकॉर्डिंग कोल रिजर्व्स में इंडिया का रैंक कितना है, देन इंडिया का रैंक है 5th। इंडिया इज़ द 5th लार्जेस्ट कोल रिजर्व कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इसी के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। झारखंड हैज़ हाईएस्ट कोल रिजर्व। हाईएस्ट कोल रिजर्व इंडिया के कौन से स्टेट में है, झारखंड में है। अलॉन्ग विथ हाईएस्ट कोल रिजर्व, झारखंड इज ऑल्सो द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट एज ऑफ 2024। एंड सेकेंड लार्जेस्ट कोल रिजर्व है ओडिशा, थर्ड लार्जेस्ट है छत्तीसगढ़। इसी के साथ साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट कोल फील्ड्स देख लेते हैं जो पूछे जाते हैं। बोकारो कोल फील्ड किस स्टेट में लोकेटेड है, देन झारखंड। तालाचेर कोल फील्ड ऑफ ओडिशा। छत्तीसगढ़ के कोल फील्ड कोरबा कोल फील्ड, राजगढ़ एंड सुरगुजा, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। देन रानीगंज कोल फील्ड एंड झारिया कोल फील्ड कहाँ पे लोकेटेड है, वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। सिंगरौला कोल फील्ड, पेंचकहान कोल फील्ड, ये सब मध्य प्रदेश के कोल फील्ड्स है। कोल फील्ड्स कहाँ के हैं, स्टेट के साथ आप लोग याद रखिए, बहुत बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। Who was the pro-tem speaker of the 18th लोकसभा? 18th लोकसभा के pro-tem speaker जो इस साल 2024 में हम लोगों को पता है कि लोकसभा इलेक्शंस हुए। लोकसभा इलेक्शंस में कौन थे प्रो-टेम स्पीकर, देन ही वॉज भर्तृहरि महताब। आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, दिस इज मिस्टर भर्तृहरि महताब, द 18th प्रो-टेम लोकसभा स्पीकर। क्योंकि जब सेशन नहीं होता है स्टार्ट, दैट इज इलेक्शन के पहले का सेशन जब एंड हो जाता है, उसके बाद न्यू ईयर का जो सेशन है वो जब स्टार्ट नहीं होता है न्यू फाइनेंशियल ईयर का, तब एक प्रो-टेम स्पीकर रहते हैं। तो इस बार के प्रो-टेम स्पीकर जो थे वो थे भर्तृहरि महताब। इसी के साथ हमारे जो फर्स्ट वुमेन स्पीकर थी लोकसभा की,
इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, वो थी मीरा कुमार। शी वॉज इलेक्टेड ऑन June 3, 2009। डेट इंपॉर्टेंट है, कभी कभार पूछा जाता है। नेम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मीरा कुमार, आप लोग याद रखना, फर्स्ट वुमेन लोकसभा स्पीकर। ओम बिरला इज द स्पीकर ऑफ द करंट लोकसभा, 18th लोकसभा जो अभी करंटली रन हो रहा है उसके स्पीकर कौन है? देन ओम बिरला। एंड लोकसभा में कितने टोटल सीट्स होते हैं? देन 545 सीट्स। आपका एक होमवर्क है इस क्वेश्चन में कि हमारे फर्स्ट जो लोकसभा स्पीकर थे वो कौन थे? दिस इज द फर्स्ट फीमेल, मीरा कुमार, शी इज़ द फर्स्ट फीमेल वुमेन और वुमेन लोकसभा स्पीकर, बट फर्स्ट लोकसभा स्पीकर कौन थे? आपका ये होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। इन विच ईयर वॉज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब एस्टेब्लिश हुआ था? देन 1935 में एस्टेब्लिश हुआ था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया थ्रू द 1934 एक्ट। ये जो रिजर्व बैंक हमारा एस्टेब्लिश हुआ किस एक्ट के अंडर हुआ या किस कमीशन के अंडर हुआ? देन रॉयल कमीशन के अंडर हुआ, रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। इसको हिल्टन यंग कमीशन भी कहा जाता है। ये नेम बहुत ज़्यादा पूछा गया है कमीशन का, आप लोग याद रखिए। कमीशन कब सेटअप हुआ था? 1926 में। इन्होंने 1934 में आरबीआई एक्ट लाया 1934 में, उसके बाद 1935 में आरबीआई सेटअप हुआ। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई। इनिशियली कलकत्ता में था, देन मुंबई शिफ्ट हुआ, बट करेंटली मुंबई है, तो मुंबई आप लोग याद रखें। एंड प्रेजेंटली गवर्नर कौन है? 26 गवर्नर, देन ही इज संजय मल्होत्रा। नमामि गंगे प्रोजेक्ट वॉज अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर डैश। नमामि गंगे प्रोजेक्ट जो है ये 2014 में लाया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ये मिनिस्ट्री पूछा जाता है, आप लोग याद रखिए। इसी के साथ जो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग स्कीम्स देख लेते हैं 2014 एंड 15 के, जैसे कि ये सब पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने ये सब इंक्लूड कर दिया नोट्स में। प्रधानमंत्री जन धन योजना कब आया था? 2014 में। डेट आप लोग ईयर ज़्यादा याद रखें, कभी कभार इस तरीके से भी दे देता है कि अगस्त 22, 23, 24, 28, तब आपको करेक्ट आंसर मेंशन करना होगा, तो डेट थोड़ा सा याद रखिए। हालांकि सभी का याद रखने का ज़रूरत नहीं, लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट 2014-15 के हैं वो मैंने मेंशन कर दिया है। ऐसे आगे जब क्वेश्चंस आएंगे 16, 17 इस तरीके से मेंशन कर दी जाऊंगी। देन स्वच्छ भारत मिशन कब आया था? देन 2014 2 अक्टूबर, गांधी जी के बर्थडे के दिन। देन मेक इन इंडिया स्कीम 25 सितंबर 2014 को लॉन्च हुआ था। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ये कब लॉन्च हुआ था? देन अप्रैल 8, 2015। मुद्रा का फुल फॉर्म क्या है ये पूछता है एग्जाम में, आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। आपका होमवर्क है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, इंपॉर्टेंट स्कीम है। कब लॉन्च हुआ था? जनवरी 22, 2015 को लॉन्च हुआ था। देन इसी के साथ द एडवेंचर ऑफ हकलेरी फिन इज अ बुक रिटन बाय डैश। द एडवेंचर्स ऑफ हकलेरी फिन ये किसका बुक है? देन इट इज़ द बुक रिटन बाय मार्क ट्वेन, तो करेक्ट आंसर इसका हो गया मार्क ट्वेन। एंड इसी के साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स देख लेते हैं। जेन ऑस्टिन का बहुत इंपॉर्टेंट बुक है प्राइस एंड प्रेजुडिस, पूछा जाता है डायरेक्टली, प्राइस एंड प्रेजुडिस वॉज रिटन बाय देन जेन ऑस्टिन। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखा है? चार्ल्स डार्विन। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज या तो फिर ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, बोथ बुक्स आर रिटन बाय चार्ल्स डार्विन। इंपॉर्टेंट बुक है रिगार्डिंग एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स यू कैन से। देन लियो टॉल्स्टॉय का इंपॉर्टेंट बुक है वॉर एंड पीस। द वेल्थ ऑफ नेशंस किसने लिखा था? देन एडम स्मिथ। रिपब्लिक किसका बुक है? प्लेटो। देन द प्रिंस मैकियावेली का बुक है निकोलो मैकियावेली। डॉन क्विक्सॉट ये किसका है? देन माइकल दे सेवरेंस। देन 1984 ये जॉर्ज ऑरवेल का बुक है, इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द टेल ऑफ बिडल द बर्ड? द टेल्स ऑफ बिडल द बर्ड ये किसका बुक है? देन इट इज़ द बुक रिटन बाय जेके राउलिंग, इंपॉर्टेंट ऑथर है, आप लोग याद रखिए। करेक्ट आंसर इज जेके राउलिंग। इसी के साथ जो इंडियन बुक से इंपॉर्टेंट वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। अ सुइटेबल बॉय किसने लिखा था? विक्रम सेठ। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स रिटन बाय अरुंधति रॉय। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ दिस इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी। पूछा जाता है महात्मा गांधी का ऑटोबायोग्राफी कौन सा है? उनके ढेर सारे बुक्स दे देंगे एंड उन्हीं में से करेक्ट आंसर होगा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। द गाइड किसने लिखा था? आर के नारायण। द व्हाइट टाइगर वॉज रिटन बाय अरविंद अडिगा। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस रिटन बाय किरण देसाई। द ग्रेट इंडियन नॉवल रिटन बाय शशि थरूर, हमारे कांग्रेस के एमपी हैं, बहुत फेमस ऑथर है, पूछा जाता है इनका बुक्स, आप लोग याद रखिए। इन विच ईयर वॉज द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन दैट इज सार्क का एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1985 को एस्टेब्लिश हुआ था। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट रीजनल इंटीग्रेशन है। सार्क 8 टोटल मेंबर्स है सार्क के, कौन कौन? देन अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव्स, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल एंड श्रीलंका। जिस रीजनल कोऑपरेशन या इंटीग्रेशन के इंडिया पार्ट होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। 8 मेंबर्स है, आप लोग याद रखिए। एस्टेब्लिश्ड इन 1985 एंड हेडक्वार्टर कहाँ पे है?
काठमांडू नेपाल में है। ऑल्दो इसका एस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था वो ढाका बांग्लादेश में हुआ था, बट दिसंबर 8 1985 में, बट इसका हेडक्वार्टर जो है वो काठमांडू नेपाल में है। ये आप लोग याद रखिए। फादर ऑफ सर्क किसे कहा जाता है? वन हु फाउंडेड दिस ऑर्गेनाइजेशन, जियाउर रहमान। Which of the following acts was passed by the government of India to inquire into the allegations of corruption against certain public functionaries? Certain public functionaries, public जो institutions होते हैं, organizations होते हैं, उनके functions में अगर कोई corruptions है या तो फिर किसी ने corruption का allegation लगाया उन पे, तो उसको उस किस एक्ट के थ्रू उनको इंक्वायर किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन किया जाता है? देन लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट के थ्रू इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। इंपॉर्टेंट बॉडी है, आप लोग याद रखिए, एंड एक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कब पास हुआ था? देन 2013 में पास हुआ था। करंट हमारे लोकपाल कौन है? देन AM खानविलकर, अजय मानिकराव खानविलकर जो है करंट चेयरपर्सन है ऑफ लोकपाल, रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुए हैं, इंपॉर्टेंट है। देन इंडिया के फर्स्ट लोकपाल कौन थे? देन पिनाकी चंद्र घोष, जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष वॉज इंडियाज फर्स्ट लोकपाल। ये दोनों पॉइंट्स आप लोग याद रखिए। ये पॉइंट्स ज़्यादातर आप लोगों को कोई नहीं बताएगा, तो आप लोग इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, क्योंकि पूछा जाता है एग्जाम्स में। With which of the following type of fuels is the device named tokamak associated? tokamak क्या है? tokamak एक एटॉमिक न्यूक्लियर एनर्जी को बनाने वाला इंस्ट्रूमेंट है। दिस इज टोकामक। वो यूज़ किया जाता है इन जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, बेसिकली एटॉमिक एनर्जी यू कैन से। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया एटॉमिक। टोकामक देखिए न्यूक्लियर फ्यूशन में यूज़ होता है, एंड एटॉमिक एनर्जी या तो फिर एटॉमिक एनर्जी जनरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। आदित्य जो है मीडियम साइज टोकामक है, एंड ये कमीशन कब किया गया था? 1989 को एट द इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च, एंड कंस्ट्रक्शन कब बिगिन हुआ था? 1982 को। मेनली आप कब कमीशन हुआ था? 1989, याद रखिए। वाई? देन बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट टोकामक इन इंडिया। नेम क्या है? आदित्य। Which of the following countries is an associate member of the International Cricket Council? International Cricket Council के जो following options में से associate member है वो कौन है? Then correct answer इस question का हो गया नेपाल is the associate member। तो आप लोग याद रखिए। इसी के साथ headquarter कहाँ पे है? ICC, that is International Cricket Council का। then दुबई UAE में located है। currently ICC के chairman कौन है? इंडिया के है जय शाह, and he also became the youngest ICC chairman। तो आप लोग याद रखिए, नेम इंपॉर्टेंट है इन्होंने जब आईसीसी के चेयरमैनशिप को होल्ड किया तो हमारे इंडिया में जो बीसीसीआई है उनका प्रेसिडेंट कौन बन गए? देन रोजर बिनी। रिसेंट इलेक्शन है या रिसेंट अपॉइंटमेंट है, आप लोग याद रखिए। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? देन मुंबई में है। आईसीसी का दुबई यूएई। एंड फर्स्ट सेक्रेटरी कौन थे? देन एंथोनी दे मेलो, ही वॉज द फर्स्ट सेक्रेटरी। ये आप लोग याद रखिए। Which of the following minerals has केसराइट एसिड्स और? केसराइट किसका और है? देन मैग्नीशियम का और है केसराइट। आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। कई सारे मेटल्स हैं जिनका और पूछा जाता है, हालांकि बहुत सारे मेटल्स हैं, सबका हमको याद रखने का ज़रूरत नहीं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक मेटल्स हैं जिनका पूछा जाता है, उसी में से कुछ हम लोग देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम के ऑर्स में से डोलोमाइट सबसे इंपॉर्टेंट और है, डोलोमाइट पूछा जाता है, एंड मैग्नेसाइट। दिस मैग्नेसाइट फिर भी आप लोग कहीं ना कहीं से थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं, बट डोलोमाइट किसका और है? देन मैग्नेसाइट। एंड अदर ऑर्स इंक्लूड ब्रूसाइट, कर्नेलाइट, ऑलिवाइन। देन मर्कुरी का और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है सिनेबार, आप लोग याद रखिए। उसी के साथ साथ टेमेनाइट एंड मेटासिनेबार भी मर्कुरी का और है। आयरन का और इंपॉर्टेंट है हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट एंड सिडराइट। मैग्नेटाइट देखिए, इसमें से आप मैग्नीशियम मार्क मत कर दीजिए। मैग्नेटाइट किसका है? देन आयरन और। बट मैग्नेसाइट किसका है? देन मैग्नीशियम। इस तरीके से आप लोग याद रखिए। देन बॉक्साइट, ये इंपॉर्टेंट और है, एल्यूमिनियम का बहुत बार पूछा गया है। अदर ऑर्स ऑफ एल्यूमिनियम इंक्लूड क्रायोलाइट एंड कोरंडम। ये सब आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। As on September 2024, who is the CEO of नीति आयोग? Currently CEO के नीति आयोग के CEO कौन है? Then correct answer is BVR सुब्रमण्यम is the current CEO of नीति आयोग। इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिए। इसी के साथ जो शक्तिकांत दास थे वो हमारे 25 गवर्नर थे ऑफ RBI, बट इनका अभी रिटायरमेंट हो गया है। करंट 26 जो गवर्नर है RBI के वो कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। ये जो राजीव कुमार है ये कौन है? देन ही इज़ द करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है हमारे? करंटली राजीव कुमार। इसी के साथ हम लोग नीति आयोग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। कब फॉर्म हुआ था? जनवरी 1, 2015 को फॉर्म हुआ था। फुल फॉर्म क्या है नीति आयोग का? द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग। ये है नीति का फुल फॉर्म। प्राइम मिनिस्टर
जो होते हैं वो चेयरपर्सन होते हैं। अगर आपसे चेयरपर्सन पूछे देन जो हमारे प्रेजेंटली प्राइम मिनिस्टर होंगे वही नीति आयोग के चेयरपर्सन होंगे। एंड वाइस चेयरपर्सन कौन है करंटली? देन सुमन के बेरी इज द वाइस चेयरपर्सन एंड CEO BVR सुब्रमण्यम। In which of the following states is the festival Yaoshang traditionally celebrated? याओशांग किस स्टेट का ट्रेडिशनल फेस्टिवल है? देन मणिपुर का इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है याओशांग। इसी के साथ जो ऑप्शंस में अदर स्टेट्स है उनका इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो मणिपुर के अदर इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स जो है वो इंक्लूड करते हैं चवांगकुट, चेरोबा, लुई अंगाई नी, गंग अंगाई, हिक्रू, हितोंगबा। ये सब इंपॉर्टेंट फेस्टिवल। देखिए हर स्टेट का बहुत सारा फेस्टिवल्स है बट उन्हीं में से कुछ ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, तो मैंने उन्हीं को मेंशन किया है। चवंगकुट पूछा गया है, चेरोबा, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैंने उठाया है, तो आप लोग याद रखिए इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स ऑफ मणिपुर। देन इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स ऑफ सिक्किम इंक्लूड सागादावा, सकेवा, लोसर। लोसर तिबेटियन न्यू ईयर को कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिए। मघे संक्रांति, मघे संक्रांति, मकर संक्रांति को सिक्किम में क्या कहा जाता है? इस तरीके से क्वेश्चंस पिछली बार भी बना है, डिफरेंट स्टेट्स में मकर संक्रांति को क्या कहा जाता है। देन इन सिक्किम इट इज़ नोन एज मघे संक्रांति। आप लोग अपने स्टेट्स में मकर संक्रांति को किस नेम से सेलिब्रेट किया जाता है या किस फेस्टिवल के जैसे सेलिब्रेट किया जाता है? ऑन जनवरी 14 जो होता है, हर स्टेट में ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया सेलिब्रेट जनवरी 14 एज सम फेस्टिवल, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। देन द्रुपका तेशी, मुमचू, ये इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स है ऑफ सिक्किम। छत्तीसगढ़ के इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स इंक्लूड करते हैं बस्तर दशहरा, गोची फेस्टिवल, मदाई फेस्टिवल, हुरेली, राजिम कुंभा। गोंचा एंड बस्तर दशहरा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। झारखंड के इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स है सोहराई, भक्ता परब, तुशु, सहरुल। सहरुल, तुशु, करम पूजा एंड सोहराई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। भक्ता परब इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एंड जावा। इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स आप लोग याद रखिए। With which of the following games is the Duckworth-Lewis Stern method associated? DLS, इस तरीके से भी कभी कभार DLS किस फॉलोइंग स्पोर्ट्स में से एसोसिएटेड टर्म है, इस तरीके से भी पूछा जाता है। देन डकवर्थ-लेविस स्टर्न मेथड, आप पिक्चर देख के बोल सकते हैं इट इज़ अ टर्म एसोसिएटेड विथ क्रिकेट, ये एक मेथड है क्रिकेट खेलने का। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया क्रिकेट। इसी के साथ साथ हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्रिकेट से एसोसिएटेड टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। इट इंक्लूड्स टॉस, रन, विकेट, ये सब तो आप लोग को पता ही होगा। पैविलियन पूछा जाता है एसोसिएटेड विथ क्रिकेट। मेडन ओवर एसोसिएटेड विथ क्रिकेट। LBW, लेग बिफोर विकेट। देन नो आउट, नो बॉल, ये सब तो कॉमन टर्म्स है। ओवर थ्रो, बाय लेग, लेग बाय, ये सब इंपॉर्टेंट टर्म्स है। मेडन ओवर पहले पूछा गया है। देन लेग बिफोर विकेट, एशेस, पेविलियन, ये सब इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिए। बाकी सब भी इंपॉर्टेंट है बट दिस आर द मोर इंपॉर्टेंट। Of the following battles fought by Akbar, which one was the latest as compared to the rest of the battles? ये देखिए ये सारे ही battles अकबर के द्वारा फॉट किए गए हैं by Emperor अकबर, बट उनमें से लेटेस्ट दैट मीन्स सबसे आखिर में इन फॉलोइंग ऑप्शंस में से कौन सा बैटल हुआ? देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, डिफिकल्ट है क्योंकि जब एग्जामिनर को क्वेश्चन टफ करना होता है तो इस तरीके का क्वेश्चन बनाता है। देखिए अकबर के सारे बैटल्स, इनमें से अगर आप लोगों को एक भी बैटल नहीं आता होगा तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा लेटेस्ट बैटल है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बैटल ऑफ हल्दी घाटी। ये कब हुआ था? देन 1576 को हुआ था। बाकी चारों बैटल्स हम लोग एक बार देख लेते हैं। बैटल ऑफ हल्दी घाटी 18 जून 1576 को हुआ था, फॉट बिटवीन महाराणा प्रताप एंड अकबर। बैटल ऑफ थानेसर कब हुआ था? 1567 में हुआ था, नियर on the banks of river Saraswati, that is near river Saraswati in Haryana. Second battle of पानीपत ये 1556 में हुआ था between अकबर एंड हेमू, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। बैटल ऑफ टुकारोई ये कब हुआ था? ये हुआ था 3 मार्च 1575 को between अकबर एंड सुल्तानेट ऑफ बेंगल। इन्हीं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो बैटल ऑफ हल्दी घाटी एंड बैटल ऑफ पानीपत, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है सिंस पूछा गया है, इस साल को डेट पूछने का चांसेस है, आप लोग याद रखिए। Which of the following wetlands is located in Kerala? फॉलोइंग ऑप्शंस में से जो केरला में लोकेटेड है वेटलैंड वो है सस्थमकोटा लेक। बाकी जो लेक्स है वो अलग स्टेट्स में लोकेटेड है, हम लोग एक बार देख लेते हैं। फॉलोइंग जो वेटलैंड्स है उसी के साथ इनका जो इंपॉर्टेंस है एज वेल एज स्टेट। सस्थमकोटा लेक केरला। देन नंदूर मधमेश्वर बर्ड सेंचुरी कहाँ पे लोकेटेड है? देन इट इज लोकेटेड एट भरतपुर ऑफ महाराष्ट्र, ये एक रामसर साइट है तो इंपॉर्टेंट है। देन होकेरेश्वर वेटलैंड जिसको होकेरा वेटलैंड भी कहा जाता है, ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये भी कश्मीर में लोकेटेड है, कश्मीर वैली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है, ये भी एक वेटलैंड है। संदी बर्ड सेंचुरी कहाँ पे लोकेटेड है? देन ये उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। ये तीनों आप लोग स्टेट्स याद रखिए एंड रामसर साइट से तो इंपॉर्टेंट है।
Of the following sites of the Harappan civilization, which one of the following is not located in Pakistan? Following options में से जो है सभी के सभी पाकिस्तान में ही लोकेटेड है. जो पाकिस्तान में लोकेटेड नहीं है इनमें से जो इंडिया में लोकेटेड है वो है शोरतुगाई. बाकी कुटडिजी, चनुदारो एंड बालाकोट ये तीनों पाकिस्तान में लोकेटेड है. हम लोग एक बार इंपॉर्टेंट जो साइट्स है हड़प्पन साइट्स इंडिया में लोकेटेड वो देख लेते हैं. सिंस इनसे क्वेश्चंस बनता है किस स्टेट में लोकेटेड है एंड किस रिवर बैंक में सिचुएटेड है. इंपॉर्टेंट साइट्स हम लोग एक बार देख लेते हैं. इसी के साथ साथ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनके, जैसे कि इन साइट्स का अपने अपने इंपॉर्टेंस क्या है. जैसे धोलावीरा में वाटर मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस है. लोथल जो था वो सी पोर्ट के लिए इंपॉर्टेंट था. इस तरीके से पूछा जाता है. बाकी हम लोग फिलहाल के लिए स्टेट्स देख लेते हैं. अगर आप लोगों को इन सबका डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं ले आऊँगी. इसी के साथ हम लोग इसका डिटेल्स देख लेते हैं. धोलावीरा लोकेटेड इन गुजरात, लोथल गुजरात में लोकेटेड है, रोपर लेफ्ट बैंक ऑफ सतलुज रिवर ऑन इन पंजाब लोकेटेड है, आलमगीरपुर गंगा यमुना के डोआब रीजन में लोकेटेड है, रंगपुर कहाँ पे लोकेटेड है गुजरात में. ज़्यादातर आपको गुजरात, पंजाब, राजस्थान इन्हीं एरियाज़ में मिलेंगे क्योंकि उसी एरिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन का साइट था एंड इंडस रिवर फ्लो होता था. देन अलग जो है वो है रोजदी, राजकोट गुजरात में लोकेटेड है, प्रभास ये भी गुजरात में लोकेटेड है, लखा बवाल ये कहाँ पे लोकेटेड है जामनगर गुजरात, देशल पर गुजरात, देन भगतरफ गुजरात. बहुत सारे हैं, इन्हीं में से ये सब गुजरात में लोकेटेड है. इससे पहले जो 5 मैंने यहाँ पे दिए हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिए. एंड इसी के साथ ये सभी गुजरात में है. देन अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स बर्न विद ए डैश. अनसेचुरेटेड जो होते हैं कार्बन कंपाउंड्स वो येलो सूटी फ्लेम के साथ बर्न होते हैं. वाई? बिकॉज जो कार्बन कंपाउंड्स है वो कम्प्लीटली बर्न नहीं होते हैं, इसीलिए इट बर्न्स विद ए येलो सूटी फ्लेम. धुआं होता है थोड़ा सा. देन स्मोक होता है, दैट इज अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड. क्यों? बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन, बिकॉज कम्प्लीटली बर्न नहीं होता. एंड सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फ्लेम किस कलर का होता है? देन ये कलर जो होता है वो क्लीनर एंड ब्लू फ्लेम होता है. वाई? बिकॉज ये कम्प्लीटली कंबस्ट होता है, पूरी तरीके से बर्न होता है ड्यू टू लोअर कार्बन परसेंटेज. बर्न हमारे कंबस्टन के लिए ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है, तो जो सेचुरेटेड कार्बन होता है उसमें ज़्यादा ऑक्सीजन अवेलेबल होता है, इसीलिए ज़्यादा अच्छे से बर्न होता है. एंड कार्बन कंपाउंड्स में ऑक्सीजन कम होते हैं, तो इसीलिए इनकम्प्लीट कंबस्टन एंड येलो फ्लेम. On which of the following rivers is Pakistan constructing a dam named Diamar Basha Dam? Diamar Basha Dam जो पाकिस्तान कंस्ट्रक्ट कर रहा है वो किस फॉलोइंग ऑप्शंस में से रिवर के ऊपर आपका कंस्ट्रक्ट कर रहा है? वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट? देन बिकॉज ये रिवर्स इंडिया से फ्लो होकर पाकिस्तान में जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट है कौन से रिवर के ऊपर ये डैम बना रहा है. देन इंडस रिवर के ऊपर बना रहा है. नेम याद रखिए, डायमर बशा डैम. इसी के साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स देख लेते हैं इंडिया के. टेहरी डैम जो है वो टॉलेस्ट डैम है इंडिया का. हीराकुद डैम इज़ द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया. स्मॉलेस्ट डैम जो है इंडिया का वो है चेरुतोनी डैम. कल्लनाई डैम इज़ द ओल्डेस्ट डैम. ये चारों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिए. जो टॉलेस्ट डैम है वो 13 टॉलेस्ट इन द वर्ल्ड है एंड कहाँ पे लोकेटेड है? भागीरथी रिवर के ऊपर उत्तराखंड में. हीराकुद डैम लॉन्गेस्ट डैम है महानदी रिवर के ऊपर उड़ीसा में लोकेटेड है एंड लॉन्गेस्ट है, तो लेंथ आप लोग याद रखिए 25.79 किलोमीटर, बिल्ड इन 1957. स्मॉलेस्ट डैम 138.2 मीटर्स टॉल का है, पेरियार रिवर के ऊपर केरला में लोकेटेड है. कल्लानाई डैम तमिलनाडु में लोकेटेड है कावेरी रिवर के ऊपर. एंड ओल्डेस्ट डैम है, तो किसने बिल्ड किया था ये भी पूछा जाता है. देन करिकोला चोला ये किस डायनेस्टी के थे? चोला डायनेस्टी के. एंड 2nd सेंचुरी एडी में ही ये डैम बनाया गया था. इट इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रैंड एनिकट. एंड ये डैम जो है ऑलमोस्ट 300 मीटर्स लॉन्ग है, 4.5 मीटर्स हाई एंड 20 मीटर्स वाइड. ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये ओल्डेस्ट डैम है एंड अभी भी ये ऑपरेशन में है, तो इंपॉर्टेंट है. इसी के साथ हम कुछ और इंपॉर्टेंट डैम्स देख लेते हैं. सरदार सरोवर डैम जो है नर्मदा रिवर के ऊपर लोकेटेड है. नर्मदा रिवर बोलने से हम लोग को ज़्यादातर मध्य प्रदेश लगते हैं, बट इट इज़ मेनली इन गुजरात. एंड ये लार्जेस्ट कॉन्क्रीट डैम है इंडिया का. नागार्जुन सागर डैम जो है ये कृष्णा रिवर के ऊपर लोकेटेड है इन तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश. एंड ये लार्जेस्ट डैम है, लार्जेस्ट डैम इन द सेंस लार्जेस्ट मैसनरी डैम. लार्जेस्ट डैम तो महानदी के ऊपर हीराकुद डैम है, बट लार्जेस्ट अगर मैसनरी डैम पूछे देन दैट इज नागार्जुन सागर डैम. भाखड़ा नंगल डैम इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रेविटी डैम इन द वर्ल्ड. कहाँ पे लोकेटेड है? सतलज रिवर के ऊपर हिमाचल प्रदेश में. दिस वर द इंपॉर्टेंट डैम्स, आप लोग याद रखिए.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेफाइट। फॉलोइंग ऑप्शंस में से जो प्रॉपर्टीज है इनमें से 3 प्रॉपर्टीज तो ग्रेफाइट के हैं, कोई एक प्रॉपर्टी ग्रेफाइट का नहीं है। देन इट इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, येस ग्रेफाइट इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट हैज लोअर डेंसिटी देन डायमंड एंड इट इज अ कंडक्टर ऑफ हीट ऑल्सो। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने वाला यूजुअली हीट को भी कंडक्ट करता है जो मेटल्स होते हैं, बट मेल्टिंग पॉइंट इनका लो नहीं है, ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है इट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट इज द रॉन्ग ऑप्शन। Priyadarshini Govind was conferred नृत्य कलानिधि टाइटल बाय म्यूजिक एकेडमी 2019। ये वेल नोन डांसर किस डांस के साथ एसोसिएटेड है? प्रियादर्शिनी गोविंद किस डांस के साथ एसोसिएटेड है? भारतनाट्यम डांस के साथ एसोसिएटेड है। इनका इंपॉर्टेंट अवार्ड है नृत्य कलानिधि अवार्ड एकेडमी। नृत्य कलानिधि अवार्ड किस एकेडमी ने दिया था? म्यूजिक एकेडमी ने 2019 में। डेट याद रखिए, नृत्य कलानिधि अवार्ड रिसीव बाय प्रियादर्शिनी इन विच ईयर? देन 2019। इस तरीके से पूछा जाता है एसोसिएटेड विथ विच डांस? एंड भारतनाट्यम। एंड हम कुछ इंपॉर्टेंट डांसर्स देख लेते हैं भारतनाट्यम के। देन फेमस भारतनाट्यम डांसर्स इंक्लूड पद्म सुब्रमण्यम, अलरमेल वल्ली, यामिनी कृष्णमूर्ति, मल्लिका सराभाई, रुक्मिणी देवी अरुंदाले, बला सरस्वती। ये सब इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे भारतनाट्यम के डांसर्स हैं, बट दिस आर मोर इंपॉर्टेंट एंड ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। इसी के साथ अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ भारतनाट्यम इंक्लूड ओरिजिनेट कहाँ पे हुआ था? तमिलनाडु इंडिया में हुआ था एंड इट इज़ द क्लासिकल डांस ऑफ तमिलनाडु एज वेल एज ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। देन भारतनाट्यम का डिस्क्रिप्शन हमको किस टेक्स्ट में मिलता है? नाट्य शास्त्र में एज वेल एज तमिल एपिक शिलापट्टिकरम। ये पूछा गया है पिछले एग्जाम में, आप लोग याद रखिए। भारतनाट्यम का पुराना नेम क्या था? सदीर। इस तरीके से भी एग्जाम में आता है, ओनली सदीर दे के भी आपको एक क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो फिर सदीरत्तम। ये नेम है भारतनाट्यम का ओल्ड नेम। एंड भारतनाट्यम इसका नेम कब पड़ा? सदीरत्तम का नेम भारतनाट्यम तब पड़ा इन 1932। मॉडर्न डे भारतनाट्यम जो है वो फॉर्मली डेवलप किसके द्वारा किया गया था? 4 नत्तु वनर्स थे, इनका नेम कभी पूछा जाता है। दे आर नोन एज तंजोर बंधु, नेमली चिन्नया, पोनिया, शिवानंदम एंड वदिवेलु। ये 4 नेम्स इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर पूछा गया है, आप लोग याद रखिए। एंड भारतनाट्यम का जो स्टाइल है वो इंपॉर्टेंट है, कभी कभार पूछा जाता है। इट हैज़ फिक्स्ड अपर टोर्सो, बेंट लेग्स एंड फ्लेक्स नीज को आरामंडी। ये इंपॉर्टेंट है। आरामंडी स्टाइल किसके साथ एसोसिएटेड है? कौन से डांस के साथ? भारतनाट्यम के साथ। दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग याद रखिए।